नमस्कार, मैं नीलू सिंह, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपना शीर्षक पढ़ेंगे लिंग, जिसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद, लिंग परिवर्तन के नियम, कुछ शब्द जो ऐसे कौन से शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं या फिर कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग में रहते हैं। तो इस शीर्षक के अंतर्गत आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिंग। लिंग क्या है, लिंग का अर्थ क्या है, या लिंग की परिभाषा क्या है, या फिर कहें कि लिंग किसे कहते हैं। तो पढ़ते हैं हम लिंग। लिंग हम व्याकरण में आपको पहले व्याकरण के परिभाषा में आपको पढ़ाया गया है कि व्याकरण के द्वारा व्याकरण का ज्ञान जो होता है वो हमारे लिए आवश्यक इसीलिए है कि जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना या लिखना सीख सकते हैं। तो उसी संदर्भ में हम आते हैं व्याकरण के शीर्षक पर लिंग। लिंग के द्वारा हम निर्धारित करते हैं कि ये प्राणी, वस्तु जो भी हो, हम उसे किस श्रेणी में रखते हैं, पुल्लिंग में रखते हैं या स्त्रीलिंग में रखते हैं। तो सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा जानते हैं। लिंग अर्थात जेंडर, जिससे हम निर्धारित करते हैं कि इस शब्द को हम किस लिंग के अंतर्गत रखेंगे, पुल्लिंग में रखेंगे या स्त्रीलिंग में रखेंगे। तो लिंग की परिभाषा है कि ऐसे शब्द जिनके द्वारा हमें संज्ञा या सर्वनाम के लिंग का पता चलता है कि वो स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के हैं, या फिर कहें कि ऐसे शब्द जो हमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम लिंग कहते हैं। तो लिंग जो है हमारी हिंदी भाषा में, हिंदी में लिंग जो है दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब आप वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, परिभाषा में पहले ही बता दिया गया है कि ऐसे शब्द जिनके द्वारा हम पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध करते हैं वो शब्द कहलाते हैं लिंग। तो आपको पहले ही परिभाषा में ही बता दिया गया कि दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम लिंग का निर्धारण करते हैं। एक है पुरुष जाति और दूसरी है स्त्री जाति। तो अब हम आते हैं कि हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, इसलिए हमने यहाँ हिंदी नाम लिया, क्योंकि आप आगे जब संस्कृत भी पढ़ेंगे तो संस्कृत में लिंग जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। जहाँ आप हिंदी में दो पढ़ेंगे वहीं आप संस्कृत में तीन पढ़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला है आपका पुल्लिंग और दूसरा है आपका स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में जानेंगे कि पुल्लिंग क्या है। तो अभी आपने परिभाषा में पढ़ा कि पुरुष जाति और स्त्री जाति। तो जो पुरुष जाति है वही पुल्लिंग है। पुल्लिंग हम उसे कहेंगे, या पुल्लिंग की परिभाषा है कि शब्द के जिस रूप से हमें संज्ञा या सर्वनाम के पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत जो भी शब्द आएंगे वो
पुरुष जाति के ही शब्द आएंगे, उसमें स्त्री जाति के शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है। ये इसके अंतर्गत जितने भी शब्द आएंगे वो सारे के सारे पुरुष जाति के ही आएंगे, क्योंकि पुरुष जाति को ही हम पुल्लिंग कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम के जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। इसके उदाहरण है, जैसे अब इसमें आप है हाथी शब्द है, शेर है, बैल है, मोर है, ऐसे अनेक शब्द हैं, जैसे घोड़ा। ये सारे शब्द हमारे, चाहे वो हाथी हो, चाहे शेर हो, चाहे बैल हो, मोर हो, घोड़ा हो, ये सब हमें किस शब्द का बोध करा रहे हैं? पुल्लिंग जाति का बोध करा रहे हैं। अगर हम हाथी पढ़ें, शेर पढ़ें, बैल पढ़ें, मोर या घोड़ा पढ़ें तो हमें पुल्लिंग शब्दों की जानकारी इन शब्दों के द्वारा होती है। तो ये सारे शब्द आते हैं हमारे पुल्लिंग के अंदर। दूसरा, हम जब भेद पढ़ेंगे अपना स्त्रीलिंग, परिभाषा वही रहेगी जो आपने पुल्लिंग में पढ़ी, बस थोड़ा सा उसमें अंतर आ जाएगा कि संज्ञा सर्वनाम के वे शब्द जिससे हमें स्त्री जाति के शब्दों का बोध होता है, ऐसे शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत हम जितने भी शब्द पढ़ेंगे उन सब सारे शब्दों से हमें स्त्री जाति के होने का पता चलेगा। अब जैसे हाथी है, अब इसका हम हाथी शब्द पुल्लिंग में था, लेकिन जब स्त्रीलिंग में हम आएंगे तो उस शब्द को हम वहाँ हाथी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हाथी शब्द से तो हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, लेकिन हमें उसी शब्द को अब किस में जानना है? स्त्रीलिंग में। तो हाथी को हम कहेंगे हाथिनी। अब जैसे शेर शब्द है, शेर को हम स्त्रीलिंग में ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा शेरनी। बैल है, इसे हम स्त्रीलिंग में लाएंगे तो हो जाएगा गाय। मोर है तो इसे हम स्त्रीलिंग में लाएंगे तो हो जाएगा मोरनी। घोड़ा है, इसे हम ले आएंगे जब स्त्रीलिंग में तो हो जाएगा घोड़ी। अब इन शब्दों के द्वारा देखिए आपको अंतर स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि पहला हमने पुल्लिंग रखा, दूसरा हमने स्त्रीलिंग लिया। अब पुल्लिंग में जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे थे, हाथी, शेर, बैल, मोर, घोड़ा, वही शब्द जब हम स्त्रीलिंग में ले गए तो हमें उन शब्दों में अंतर लगा। क्यों? क्योंकि वो अब पुल्लिंग नहीं रह गए थे, अब उन्हें हमें संबोधित करना था किसमें? स्त्रीलिंग में। तो हाथी का हो गया हथिनी, शेर का हो गया शेरनी, बैल का हो गया गाय, मोर का हो गया मोरनी और घोड़ा का हो गया घोड़ी। तो इस तरह से परिभाषा हमारी बताती है कि पुल्लिंग ऐसे शब्द होंगे जिनके द्वारा हमें पुरुष जाति का ज्ञान होगा, और स्त्रीलिंग में ऐसे शब्द होंगे जिसके द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध होगा या ज्ञान होगा। तो लिंग वही है कि जिसके द्वारा हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, और स्त्रीलिंग अर्थात स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इन्हें कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि पुल्लिंग वे सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं तो उसमें स्त्रीलिंग नहीं है।
तो उन्हें हम कैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे उसके बारे में जानेंगे। कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे हैं कि जो सदैव पुल्लिंग में ही रहेंगे, लेकिन उन्हें जब हमें स्त्रीलिंग में लाना होगा तो कुछ ऐसे पुरुष जाति के सूचक वाले शब्द हैं या स्त्री जाति के सूचक वाले शब्द हैं कि उनसे पहले हमें उन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम उसमें अंतर स्पष्ट कर लेते हैं कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। अब जैसे उदाहरण में आप देखिए, हम कहें, सबसे पहले हम शब्द लेंगे मच्छर। तो अब ये पुल्लिंग है, ऐसा हम, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जैसे अभी तो ये मान लीजिए सजीव है, कुछ निर्जीव वस्तुएं भी ऐसी होती हैं कि जिनका लिंग निर्धारण करना ऐसे मुश्किल लगता है, लेकिन फिर हम उसकी क्रिया के द्वारा हम पहले उस शब्द को वाक्य में परिवर्तित करते हैं, वाक्य बनाते हैं, फिर उसकी क्रिया पर निर्धारित करते हैं कि ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत वाक्य जाएगा या ये शब्द जाएगा या फिर पुल्लिंग के अंतर्गत। तो ऐसे ही कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं, लेकिन जब हम उनको स्त्री जाति या पुरुष जाति में अंतर स्पष्ट करने के लिए प्रयोग में लाते हैं तो हमें फिर कुछ ऐसे शब्द हैं। अब जैसे ये है, तो हम इसे अंतर जब स्पष्ट करेंगे तो मच्छर से पहले हमें नर लिखना पड़ेगा। ये नर शब्द जो है ये पुरुष जाति का सूचक है, और अगर यही हमें लिखना हुआ स्त्रीलिंग में तो हम यहाँ मादा शब्द का प्रयोग करेंगे। ये मादा शब्द जो है ये हमारा स्त्री जाति के सूचक शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होंगे, फिर उन्हें अगर हमें स्त्रीलिंग में ले आना है, स्त्री जाति के लिए संबोधित करना है, तो हमें उसमें नर और मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा कि हमारा ये पुल्लिंग में जाएगा या हमारा वो स्त्रीलिंग में जाएगा। तो इस तरह से आप उन शब्दों को रखेंगे कि जो नर में प्रयोग होते हैं यानी पुल्लिंग में, और उन्हें फिर हम स्त्रीलिंग में कैसे ले चलते हैं। इसके बाद अभी आप देखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो सदैव पुल्लिंग में रहते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं। तो हमेशा एक ही रूप में रहने वाले शब्द जैसे वृक्षों के नाम हैं, वृक्षों के नाम, दिनों के नाम, अनाजों के नाम, ये ऐसे नाम हैं जो सदैव पुल्लिंग में रहेंगे। ये ऐसे नाम हैं जो सदैव पुल्लिंग में रहेंगे। यहाँ हम स्पष्ट रूप से लिख देते हैं कि सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द और इधर हम लिखेंगे कि सदैव स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द। स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द। अब इसमें वृक्षों के नाम
जितने भी वृक्षों के जैसे नाम आ गए, अब आप कहें जैसे उदाहरण स्वरूप देखें नीम, पीपल, आम, पीपल यहाँ लिख दें, पीपल आदि। ये शब्द ऐसे हैं वृक्षों के नाम की जो सदा पुल्लिंग में ही रहेंगे। अब दिनों के नाम में हैं, अब इसमें आप जैसे कहें सोमवार, मंगलवार आदि ऐसे दिनों के जो नाम हैं, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब दिनों के जो नाम हैं ये आपके सदैव पुल्लिंग में ही जाने जाएंगे। अनाजों के नाम हैं, अब जैसे आप इसमें कहें चना, मटर, गेहूं, जौ इत्यादि, ये सारे शब्द आपके आएंगे पुल्लिंग में। लेकिन ऐसे इन्हीं के साथ कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही जाने जाते हैं। अब उनमें से जैसे आपका है नदियों के नाम, नदियों के नाम, ये सदैव स्त्रीलिंग में ही जाने जाएंगे। अब ये चाहे आप उदाहरण में देखें गंगा, गोदावरी, कावेरी, जो भी आप नदियों के नाम लेंगे वो सारे के सारे नाम आपको स्त्रीलिंग में ही मिलेंगे। गंगा, गोदावरी, कावेरी। अब जैसे आप भाषाओं और लिपियों के नाम भी आपको हमेशा स्त्रीलिंग में ही मिलेंगे। भाषा में आप चाहे हिंदी, संस्कृत, लिपियों में आप चाहें देवनागरी, फारसी, रोमन आदि कोई भी नाम लेंगे तो ये नाम आपको स्त्रीलिंग में ही मिलेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ नाम ऐसे हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं, कुछ आपके ऐसे भी हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। तो इनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको ऐसे प्राणीवाचक शब्दों में आपको नर या मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। गहनों के नाम लेंगे तो वो भी आपके स्त्रीलिंग में ही आ जाएंगे। महीनों के नाम भी कुछ लेंगे तो वो पुल्लिंग में, कुछ एक आध अपवाद को छोड़ करके पुल्लिंग में ही ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से आप उसकी पहचान को, निर्जीव वस्तुओं में आप लिंग की पहचान उसकी क्रिया के आधार पर करेंगे और सजीव वस्तुओं में आपको लिंग का निर्धारण करने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि पुल्लिंग और स्त्री जाति के शब्द जो होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं या स्पष्ट रूप से समझ में आ जाते हैं। बस निर्जीव वस्तुओं के लिए आपको कि इसको किस लिंग में रखा जाए, तो सबसे पहले तो आपको एक वाक्य निर्माण करना होता है। वाक्य बनाने के उपरांत उसकी क्रिया के आधार पे हम निर्धारित कर लेते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब हमारा आता है, हमने कहा कि आप लिंग की परिभाषा आपको पढ़ाएंगे, लिंग के भेद पढ़ाएंगे, कुछ शब्दों की पहचान आपको बताएंगे कि कैसे उसको हम, क्योंकि वो सदैव एक ही शब्द में प्रयोग, मान लीजिए पुल्लिंग में ही उनका प्रयोग हो गया, तो हम उसे कैसे जो है प्रयोग में ले आएंगे कि हम उसे स्त्रीलिंग बनाएं। तो हम उसमें नर या मादा का प्रयोग कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब उन्हें अगर हमें लाना हुआ नर में,
ये अर्थात पुल्लिंग में, तो हम उस शब्द के आगे प्रयोग करेंगे नर का, तो इससे हमें लिंग का निर्धारण स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब जैसे गिलहरी शब्द है, गिलहरी शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन अब उसे हमें लाना हुआ कि ये पुल्लिंग इसका क्या होगा, तो हम वहाँ पे नर शब्द का प्रयोग करेंगे। मछली शब्द है, मछली स्त्रीलिंग है, लेकिन अब उसे हमें अगर पुल्लिंग में लाना हुआ तो हम वहाँ भी नर का प्रयोग करेंगे कि नर मछली और मादा मछली, या नर गिलहरी या मादा गिलहरी, तो उसकी पहचान कर लेंगे। इसके बाद कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही उनका प्रयोग किया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब उनमें से कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे भी शब्द हैं कि वो पुल्लिंग में आए, लेकिन उसमें एक आध शब्द ऐसे भी होते हैं कि वो स्त्रीलिंग के भी निकल जाते हैं। उसी तरह से कुछ स्त्रीलिंग में भी हैं। अब जैसे आप ग्रहों के नाम लें, ग्रहों के नाम में सूर्य, चंद्र, मंगल सब पुल्लिंग है, लेकिन एक पृथ्वी ऐसा उसमें ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, लेकिन वो स्त्रीलिंग में रखा गया है। तो ये सारे शब्द जो हैं वो कुछ इस तरह के भी शब्द हैं कि जिनका निर्धारण करते समय हमें अपवाद स्वरूप एक दो शब्दों को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में रखना पड़ता है। अब इसके आगे के क्रम में हम उसका निर्माण कैसे, हम लिंग को और आगे कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, या उस लिंग को हम, भाई पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग, उसको हम कैसे बना लेते हैं, उसका निर्माण कैसे करेंगे। तो लिंग का निर्माण करने के लिए, उसे और आगे ले चलने के लिए हम प्रत्यय का भी सहारा लेते हैं। प्रत्यय के प्रयोग से हम लिंग के शब्दों को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब है प्रत्यय का प्रयोग। प्रत्यय का प्रयोग। अब जैसे आ प्रत्यय है, आ प्रत्यय से भी हम शब्द में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर लेंगे। तो पहला हमारा है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। हमने आपको बताया कि आ प्रत्यय का प्रयोग करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। अब जैसे शब्द है हमारा सुत, सुत का अर्थ होता है पुत्र। अब इसमें हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो इस सुत शब्द जो पुल्लिंग है उससे हम एक स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। तो इसमें जब हम सुत में आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा सुता। सुता का अर्थ होता है पुत्री। अब इसके बाद फिर हम ईया प्रत्यय जोड़ देंगे। ईया प्रत्यय से भी शब्द बनाएंगे हम। ईया प्रत्यय में जैसे शब्द हमारा है चूहा। चूहा शब्द में जब हम ईया प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा उससे स्त्रीलिंग शब्द जो बनेगा वो हो जाएगा चूहिया। इसके बाद हम वती या मती, इस प्रत्यय से भी शब्द बना लेंगे। अब जैसे है हमारा श्रीमान शब्द है, तो हम इसमें मती जब जोड़ेंगे तो इसको हम बना लेंगे श्री मती। या फिर शब्द हमारा होगा जैसे गुणवान, इससे हम स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे गुणवती। इसके बाद है आयन, इस प्रत्यय से भी हम बना लेंगे शब्द अपना। जैसे पंडित शब्द है
तो इससे हम स्त्रीलिंग बना लेंगे, पंडिताइन। इस तरह से अनेक प्रत्यय हैं जिसके द्वारा हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। तो पुनः एक बार हम फिर से अपना पाठ देखते हैं। लिंग, लिंग का अर्थ होता है जिससे हम उस ऐसा शब्द जिसके द्वारा हम स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध करते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का अर्थ होता है कि जिस शब्द के द्वारा हमें पुरुष जाति का ज्ञान होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग में परिभाषा वही है, बस थोड़ा सा उसमें अंतर आ जाएगा कि जहाँ पुरुष है वहाँ स्त्री शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थात संज्ञा सर्वनाम के जिस शब्द से हमें उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदैव पुल्लिंग शब्द में ही प्रयोग किए जाते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो उनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए हम नर या मादा शब्द का प्रयोग लगाते हैं। जैसे आपका शब्द है मच्छर, तो उस शब्द में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम नर या मादा का प्रयोग करेंगे। फिर कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि दिनों के नाम हैं, अनाजों के नाम हैं, महीनों के नाम हैं, ये आपके पुल्लिंग शब्द में हमेशा प्रयोग होते हैं। वृक्षों के नाम हैं। स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, जैसे नदियों के नाम है, भाषा के नाम है, बोली है, लिपि है, ये सारी चीजें सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग की जाती हैं। कुछ अपवाद स्वरूप शब्द ऐसे हैं जो कभी स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में प्रयोग कर लिए गए या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में प्रयोग कर लिए गए। फिर इसके बाद हमने प्रत्यय लगा करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का तरीका आपको बताया कि प्रत्यय के द्वारा भी हम शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना सकते हैं। तो जिसमें हमने 3-4 प्रत्यय का आपको उदाहरण भी दिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपना पाठ लिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी किताब में इन सारे उदाहरण को एक बार पुनः दोहराएंगे तो आपको और अच्छी तरह से ये स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।